Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Humayun. Today, I will be delivering a lecture number 2 on one of the important topic of first year course, that is law of mass action. Law of mass action, ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट्स. I've already delivered a lecture on the brief introduction of chemical equilibrium. ठीक है, इस टॉपिक को देखने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस लेक्चर नंबर 1 को देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी. लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इट इज़ अबाउट इट इज़ अ थ्योरेटिकल relation. It give us a theoretical relation between the concentration of reactant and product in a reversible reaction. ये क्या करता है? ये हमें एक theoretical background देता है. किस चीज़ के बारे में? Concentration of reactants and product के बारे में in a reversible reaction. Law of mass action was introduced by Peter Rake and Goldberg in 1864, and it can be defined as the rate at which a substance react is directly proportional to its active masses. And the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting species. Raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting species raised to the power its coefficient value. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मैसेस पे. अगर आप गौर करें तो इस डिफिनेशन में 2 पार्ट हैं. एक पार्ट में हम एक रिएक्टेंट की बात करते हैं और दूसरे पार्ट में हम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की बात करते हैं. देखो, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेस. ये इसका पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of active masses of reacting species raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा उन दोनों के एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट की. अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट हो तो एक रिएक्टेंट की एक्टिव मैसेस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर हमारे पास
दो या इससे ज्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर क्या होगा, फिर रेट डिपेंड करेगा दोनों के एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट पे। ठीक है, मैथमेटिकली या हम इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, सो लेट्स कंसिडर किस तरह, लेट एक्सप्लेन, लेट कंसिडर a reversible reaction AA plus BB is changed to CC plus DD। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें तो हमारे पास ये जो कैपिटल लेटर्स है ए और बी, ये हमें शो करते हैं क्या चीज, रिएक्टेंट्स, और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी ये शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये जो कोएफिशिएंट है ये हमें शो करता है नंबर ऑफ मोल्स। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सी और डी ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ये स्मॉल सी और डी ये क्या है, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोबारा, A, small a and capital A plus small b and capital B. Capital A and capital B, these are reactants. Small a and small b, they are the number of moles of reactants. And forward direction, they are reactants and it is product. And backward direction, they are reactant and these are product. फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसको किस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the active masses of reacting species. तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए और बी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज है। अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करें, मैंने फिर कहा था रेस टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट वैल्यू, ये इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये ए और इसका ये कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, बी। और ये ए और बी हमें कहां से मिले, ये हमें इक्वेशन से मिले, केमिकल इक्वेशन से मिले। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट हम इसे कह सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं ओवर हियर, ये देखिए, ठीक है। जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वी पुट अ कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to a constant, that is Kf, A and B। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कौन सा, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, इसका सेकंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन तो दो डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड में और रिवर्स में। फॉरवर्ड में ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है, रिवर्स में ये रिएक्टेंट से और ये प्रोडक्ट है। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। फॉरवर्ड में ये प्रोडक्ट है लेकिन रिवर्स में ये रिएक्टेंट से
और ये क्या है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the concentration of C and D raised to the power equal to its coefficient value। इसकी coefficient value C है और इसकी coefficient value क्या है, D है। अगर हम proportionality को हटाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे, rate of reverse reaction is equal to a constant Kr, Cc and D। ठीक है ना, अब इस तरफ आ जाए स्टूडेंट्स। Now at equilibrium क्या होगा, rate of forward reaction ये बराबर हो जाएगा to the rate of reverse reaction, the rate of reverse reaction। तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, KF concentration of A and B is equal to KR CC and D। Now divide both sides by KR और E, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे बाई KR A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा KF बाई KR और ये बराबर है, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, इट इज इक्वल टू CC D A and B। Remember students, KF by KR it is equal to KC, it is equal to KC। Kc it is equilibrium constant with respect to concentration, it is equilibrium constant with respect to concentration। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज Kc, सो Kc इज सिंपली इट इज अ रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, ये रेशो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से ये इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम एक्टिव मासेस इसी को कहते हैं, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस हम किसे कहते हैं, एक्टिव मासेस हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो स्पीशी जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस क्या है, वो स्पीशीज
जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव मैसेज, या सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द मोलर कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, या इसका मतलब है एक्टिव मैसेज। ओके, ओके स्टूडेंट्स, केसी मैंने कहा कि इट इज द रेशो बिटवीन the concentration of product to the reactants. This Kc value, it does not depends. It does not depends. नंबर वन, ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, द इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन या मैं कह सकता हूं इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये डिपेंड नहीं करता किस चीज पे? ये प्रेशर ऑफ द रिएक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। नंबर टू, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। केसी की वैल्यू पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता। या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या मतलब है? अगर एक रिएक्शन, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और हम उसकी केसी के वैल्यू की बात करते हैं, तो वो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जा रहा हो या रिवर्स में जा रहा हो तो उसकी केसी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, वेदर द रिएक्शन इज गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? शाबाश, सोच के मुझे बताए। यस, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस चीज पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी की वैल्यू में फर्क आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम केसी, ये हमारे पास केसी जो है ये हम लिख सकते हैं फॉर गैसेस एज फार एज लिक्विड्स। ठीक है, रिमेंबर स्टूडेंट्स कि सॉलिड पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, हम लिखेंगे उसके लिए वन यूनिटी। सो केसी हम लिख सकते हैं फॉर if the reactants are in gaseous state or it is in aqueous state, liquid state, it is in liquid state। ठीक है, गैसेस के लिए किस तरह लिख सकते हैं? क्यों लिखते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है PV is equal to nRT, P is equal to N by VRT और P is equal to CRT। ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम इक्वल का निशान हटाएंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? हम गैसेस के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? केसी की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं और
लिक्विड्स के लिए भी के सी की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी इट चेंज टू सी प्लस डी और ये हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स जो है ये गैसियस फॉर्म में है, तो हम फिर इसके लिए एक और टर्म भी ले सकते हैं दैट इज के पी, और के पी फिर हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, partial pressure of DD, partial pressure of AA, and partial pressure of B. Remember, what is Kp? This is equilibrium constant with respect to partial pressure. Okay, for solids, law of mass action is not applicable. Now हम ये जो इक्वेशन है के सी, ठीक है, इसकी जगह हम के पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर गैसेस, ठीक है। और इसके और भी हमारे पास फॉर्म है, फॉर एग्जांपल के एक्स भी है और के एन भी है। व्हाट आर दिस? के एक्स इट इज फॉर मोल फ्रैक्शन, ये किस चीज़ के लिए है? मोल फ्रैक्शन के लिए है। और के एन किसके लिए है? मोल्स के लिए है। इसको हम किस तरह लिखेंगे? सो के एक्स इज इक्वल टू एक्स सी सी, एक्स डी डी, एक्स ए एंड एक्स बी बी। के एन किस तरह लिखेंगे? के एन हम लिखेंगे एन सी सी, एन डी डी, एन ए एंड एन बी बी। सो के सी को हम 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 के सी, नंबर 2 के पी, नंबर 3 के एक्स और नंबर 4 के एन। हम लॉ ऑफ मास एक्शन को इन 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह अबाउट द रिलेशन बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेथड में ये डिस्कस करूँगा। टिल दैट बाय।